नमस्कार दोस्तों हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के सबसे पहले बिंदु जहां पर हम लोग भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि यह संविधान बना कैसे, कितने बलिदान और संघर्षों के परिणाम स्वरूप यह जो वर्तमान संविधान है वो हमें प्राप्त हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग संविधान की परिभाषा कि आखिरकार संविधान कहते किसे हैं, संविधान क्या होता है, और दूसरा कि संवैधानिक विधि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के विकास का क्रमिक वर्णन कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का वर्तमान स्वरूप हम लोगों के समक्ष आया, कैसे इसका विकास हुआ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारतीय संविधान ने एकदम से अवतरण लिया है, नहीं, भारतीय संविधान का एक विकास हुआ है, एक सतत विकास हुआ है और आगे भी हो रहा है, जिसे भारतीय संसद और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार इसमें जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां भी त्रुटि लगती है संसद या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय उसे हटाकर उसकी जगह जो यथार्थ रूप में जो होना चाहिए उसे रखते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो भारतीय संविधान के विकास के कालखंड को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, जिनमें पहला होगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान की रचना के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते ही हैं और हिस्ट्री में पढ़े भी हैं, इसके साथ साथ संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें भी पढ़ेंगे कि जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ भारत में आए और उन्होंने कंपनी की स्थापना की, और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कंपनी को व्यापार के साथ साथ यहाँ की जो राजनीतिक सत्ता थी उसको भी धीरे धीरे कंपनी के जरिए वो उसे संचालित करने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की राजनीति में अपना दबदबा शुरू करके उसे बहुत आगे तक ले गए, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया। और इस तरह अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया। इसी को हम लोग, और इसी बीच उन्होंने अपने कानून बनाए, अपने नियम बनाए, जो ब्रिटिश संसद से पास होकर के भारत में विभिन्न अधिनियमों, चार्टरों या कानूनों का रूप लेकर के लागू होते रहे। इन्हीं को हम लोग जो प्रमुख हैं, जिनके द्वारा भारतीय संविधान एक रूप से बना, जो वर्तमान स्वरूप आया, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिरकार संविधान क्या होता है। संविधान के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन संविधान होता क्या है, क्यों ज़रूरी होता है संविधान किसी देश के लिए, और अगर वो नहीं होगा तब क्या होगा। तो संविधान की परिभाषा इस प्रकार है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, जो सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे और उनके प्रमुख कार्यों को विनिर्दिष्ट करता है, और उन अंगों के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करता है। अर्थात कोई भी संविधान, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वो एक ऐसी विधि होती है जो पवित्र होती है, अर्थात उसी से संपूर्ण देश के जो विभिन्न तंत्र होते हैं, जिनमें आपकी कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई और न्यायपालिका हो गई, उनका संचालन होता है। उनकी क्या शक्तियां होंगी, उनके क्या कार्य कर्तव्य होंगे, वो सब, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, सरकारें किस प्रकार से काम करेंगी, किस प्रकार से सरकारें अपने लिए धन अर्जित करेंगी, इन सब का विस्तार से वर्णन होता है, उसे संविधान कहते हैं। उन्होंने जान लिया कि संविधान किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि संवैधानिक विधि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं। संवैधानिक विधि की कोई निश्चित परिसीमा नहीं होती है कि आप इसे ही संवैधानिक विधि कहेंगे, और ना ही इसकी कोई निश्चित परिभाषा होती है, लेकिन फिर भी सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग ऐसे नियम के लिए किया जाता है, सरकार के प्रमुख अंगों की संरचना, उनके प्रमुख कार्यों को विनियमित करते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक कठोर विधि जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, और दूसरी प्रथाएं, इन्हें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि
संवैधानिक विधि जानने के बाद हम लोग चलते हैं कि भारतीय संविधान के विकास का क्रमिक विवरण क्या है, कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ और उन्होंने जो इंग्लैंड में कानून बनते थे उनको वो लोग भारत में लागू करते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंपनी का शासन था उसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, और जो वहाँ के ताज, वहाँ के क्राउन का शासन था, वहाँ के राजा का शासन था, उसे यहाँ पर लागू किया गया। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल सन 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात में एक शहर सूरत में खोली तथा धीरे धीरे वह अपना प्रशासन लागू करने में सफल हो गई। फिर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि प्रमुख शहरों में अपनी कंपनी खोली और उसकी शाखाएं स्थापित कीं। धीरे धीरे कंपनी का दृष्टिकोण बदलकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द साम दाम दंड भेद की नीति में संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और सर्वोच्च अधिकारी बन गया। इस प्रकार 1726 में एक राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। 1757 में अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल के मालिक बन गए और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने से भारत में सरकार का स्वरूप बदलकर सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर कर एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया। सरकार में और सुधार के उद्देश्य से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास किया गया और 1813 के एक राजलेख द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर और अधिकार बढ़ाया और 1833 के राजलेख द्वारा कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। 1853 के एक राजलेख द्वारा भारत में कार्यपालिका तथा विधायिका शक्तियों को पृथक कर दिया गया और संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी का राज समूल नाश कर दिया गया और उस समय के प्रधानमंत्री ब्रिटिश एम्स्टन थे। अब हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं थी। भारतीय परिषद अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया के साथ साथ विधि निर्माण में पहले भारतीयों का सहयोग नहीं लिया जाता था, उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भी विधि बनाने में शामिल किया जाने लगा। इसके साथ साथ प्रांतीय विधानसभाओं में भी जो विधान के निर्माण, जो कानून के निर्माण की प्रक्रिया थी, उन्हें भी यह अधिकार दिया गया, प्रांतीय सभाओं को भी, कि वो भी अब विधि बना सकती हैं, अर्थात उन्हें विधि निर्माण का अधिकार इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया। इसी समय अधिकारों की मांग तेज हुई। भारतीयों द्वारा कहा गया कि हमें अधिकार चाहिए और अधिकार चाहिए, और इसी सब के बीच 1885 में सर A.O. ह्यूम द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई और सन 1909 में मिंटो सुधार योजना भारत में लागू की गई। लेकिन इससे भी भारतीय लोग संतुष्ट नहीं हुए और भारतीय लोगों की जो आकांक्षाएं थीं उन पर यह अधिनियम सटीक नहीं उतरा। इसके साथ साथ 1914 का समय, जो कि एक महत्वपूर्ण समय था विश्व की दृष्टि से, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसी विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने अपने अधिकारों की आवाज़ को और बुलंद किया। इसी के साथ मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत में जो इनके अधिकारों और भारत में सुधार के लिए पेश की गई, इसके द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन किया गया, केंद्र सरकार में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर, अर्थात जो भारतीय सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई, जो पहले कम हुआ करती थी। और इसके साथ दूसरा बड़ा सुधार किया गया कि केंद्रीय विधानमंडल का निर्माण किया गया। इसके साथ तीसरा बड़ा सुधार किया गया, केंद्र के साथ साथ प्रांतीय सरकार की भी स्थापना की गई, अर्थात अब द्वैध शासन प्रणाली भारत में लागू हो गई इसी समय से। पुनः जब इन सब सुधारों के बावजूद भी
कुछ खासा सुधार ज़मीनी हकीकत पर नहीं उतरा, तो ये उनकी सारी जो सुधार थे वो धरे के धरे रह गए। इसके लिए पुनः एक समिति बनाई गई जिसका नाम साइमन कमीशन आयोग रखा गया और इसने 27 में इसकी सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम लाया गया। और इस भारत सरकार अधिनियम में मुख्यतः 321 धाराएं अर्थात अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इसके प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था, प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था, केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना, प्रांतीय शासन की व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। इस प्रकार से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, क्यों यह अधिनियम भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण था, इसके बारे में जाना। अब हम लोग इसी में क्रिप्स मिशन के बारे में जानेंगे कि क्रिप्स मिशन 1942 क्या था और इसके क्या प्रमुख इंग्रेडिएंट्स थे, क्या प्रमुख बिंदु थे, इसके द्वारा भारत के संविधान में क्या बनने में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा भारत में इस मिशन का। मिशन 1942 ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत भेजा गया, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारतीयों से संवाद कर भारत के लिए एक भावी संविधान के बारे में विस्तार से चर्चाएं की। अर्थात क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण होना और यह संविधान किस प्रकार से होना चाहिए, जनता के लिए कैसा संविधान होना चाहिए, इसके बारे में जस्टिस जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में दूत मंडल भेजा था। उसी को क्रिप्स मिशन नाम दिया गया और उसका काम था कि भारत के भविष्य के लिए एक संविधान पर विचार विमर्श करना। आज हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे कि जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इसका क्या मतलब था। तो कैबिनेट मिशन के जो प्रमुख थे उनमें सर लॉर्ड पैथिक, क्रिप्स मिशन के प्रमुख थे स्टेफर्ड क्रिप्स और श्रीमान एवी अलेक्जेंडर, ये 3 प्रमुख थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत करके भारत के संविधान के निर्माण के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया और उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की कि किस प्रकार से भारत का संविधान बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। इसी आधार पर सन 1946 में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अब हम लोग क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के बाद हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जानेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था, इसके द्वारा क्या हुआ। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत में नया सूर्योदय हुआ, अर्थात भारत अब किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया और भारत के 2 खंड कर दिए गए, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग इसी बात पर अड़ा हुआ था कि उसे एक नया राष्ट्र ही चाहिए और न तो वो भारत की संविधान सभाओं में शामिल हुआ और ना ही उसने इनमें कोई दिलचस्पी दिखाई। इसी के लिए भारत के 2 टुकड़े हो गए, पहला इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, और इसके साथ साथ भारत के ऊपर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर दी गई। भारतीय संविधान की जो संरचना है, इसके बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार से हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हम एक ऐसे विधान, एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसके लिए हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिसके लिए हम लोगों ने इतना संघर्ष किया था। संविधान निर्माण के उद्देश्यों में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने शामिल होने से मना कर दिया और अनेकों समस्याएं उत्पन्न हुईं। 3 जून 1947 को यह निर्णय हुआ, भारत का विभाजन होकर स्वतंत्र राज्य पाकिस्तान बनेगा। उसके बाद मुस्लिम लीग की ज़रूरत खत्म हो गई और डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप पेश किया। इस प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई और कुल 11 अधिवेशन हुए। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह
18 दिन के पश्चात 26 नवंबर सन 1949 तक संविधान को पूरा कर लिया गया और कुछ उसी दिन 26 नवंबर तथा शेष 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ और हम लोग इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं और 26 जनवरी 1949 को संविधान दिवस के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों यह रहा हम लोगों का पहला अध्याय जिसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के माध्यम से भारतीय संविधान के विकास के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।